आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना दिन तक मैंने आप लोगों को कभी भी यूरेनस यूरेनस मतलब जो हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में कभी नहीं बताया। आज इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा, क्योंकि ये यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हमारी कुंडली में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है क्यों, इससे पहले हमारे जो भी मतलब पूर्वज थे, उन्होंने यूरेनस यूरेनस मतलब जो हर्षल हर्षल के नाम से जानते थे हम लोग, नेपच्यून और प्लूटो, ये तीनों ग्रहों के बारे में हमारे भारत का जो भी ज्योतिषाचार्य है, उन्होंने उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिए थे। आप ये यूरेनस को भारत के जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने कहा था इंद्र 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 मतलब देवराज इंद्र नहीं, ये यूरेनस को बोले थे इंद्र, उन्होंने नाम दिया था। नेपच्यून को बोले थे वरुण, और प्लूटो का नाम दिया था रुद्र। इन नामों से आप समझ सकते हैं, इंद्र, वरुण और रुद्र के नाम से आप इसके कैटेगरीज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो विशिष्टताएं हैं, वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि नाम ही काफी होता है किसी का बारे में समझना है। अगर उनका, जैसे हमारे यहाँ बहुत हजारों साल पहले से ही, है ना, उनके नामकरण के लिए अलग से एक विधान रखा गया था, ताकि नाम से ही उसके कैरेक्टर को आप समझ पाए। नाम से ही, क्योंकि नाम चंद्र राशि के अनुसार होता था, तो नाम से उनके कैरेक्टर को समझ में आता था। मैं सिर्फ ये तीन ग्रहों के बारे में, इनके नाम से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूरेनस, जो आज से कुछ साल पहले तक जिनको जो है हर्षल के नाम से जानते थे हम लोग। नेपच्यून और प्लूटो, जो क्रमशः ऐसा है। हर्षल मतलब होता है इंद्र। हाँ, कुछ ज्योतिषी ने इनको पारिजात भी बोला। मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इंद्र नाम ही ग्रहण करूंगा। वरुण और रुद्र, एक्चुअली हमारे प्राचीन ज्योतिषियों ने, हमारे जो पूर्वज थे, अ, उन्होंने इनको इतना तवज्जो इसलिए नहीं दिया था। उसके मुख्य कारण इनकी गति है। क्यों? क्योंकि यूरेनस 83 साल और पौने एक साल, यानी 83.34, मतलब 75, है ना। 83.75 ईयर्स में एक बार राशि चक्र को प्रदक्षिण करते हैं, जोडियाक को प्रदक्षिण करते हैं। जैसे एक महीना में चंद्रमा पूरा राशि को भ्रमण कर लेता है। एक साल में सूर्य पूरा राशि को भ्रमण कर लेता है। एक 12 साल में जैसे बृहस्पति पूरा राशि को पूरा 360 डिग्री भ्रमण कर लेता है, घूम लेता है। 30 साल में ये क्या बोलते हैं उसको, शनि
उसी तरीके से ये 83, मतलब 83 साल प्लस 775 का मतलब होता है क्या? 84 साल से 3 महीना कम, 83.75 ईयर्स में ये राशि चक्र को भ्रमण करता है। तो इंसान का अगर एवरेज आयु मान लिया जाए 70 या 80 साल, तो फिर इसका कोई मायने नहीं रखता है कि इसके गोचर भी देखें हम। उसी तरीके से नेपच्यून जो ग्रह है, नेपच्यून, वो 163.75 ईयर्स में एक बार पूरी तरह से अपना जोडियक को, राशि चक्र को घूमता है। हम लोग, हमारे विंशोत्तरी दशा चलता है, 120 साल का उम्र मैक्सिमम होता है अकॉर्डिंग टू पराशरी, अकॉर्डिंग टू केपी। इसका कोई मायने ही नहीं रखता है। इसलिए कोई भी, हमारे जो पूर्वज जितने भी बड़े ज्योतिषी जो आए, इवन आधुनिक बाराहमीर जिनको कहा जाता है, महर्षि श्री कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने भी प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस को उतना महत्व नहीं दिया। लेकिन इसकी महत्वता मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से प्लूटो जो है पूरा राशि चक्र को भ्रमण करता है 245.25 ईयर्स, 245.25 ईयर्स। लेकिन कुछ चीज ऐसे हैं जिन जिनको हमें समझना जरूरी है इन द पॉइंट ऑफ व्यू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन 3 ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यूरेनस, फेफड़ा और तंत्रिका तंत्र में जिसका अधिकार है। मिर्गी, इनका रोग है। हिस्टीरिया रोग है। कैंसर यूरेनस का रोग है। तंत्रिका तंत्र का कोई भी प्रॉब्लम, पैरालिसिस से लेके ईच एंड एवरीथिंग, पैरालिसिस जो तंत्रिका तंत्र का या स्नायुविक विकार का सबसे बड़ा बीमारी है। कभी कभी हम इसमें अनुस्तंभ भी होता है। अनुस्तंभ मतलब जहां पे हम बोल नहीं पाते हैं प्रॉपरली। और फेफड़ा के साथ रिलेटेड कोई भी समस्या, ये यूरेनस है। क्या सिर्फ इतना ही यूरेनस है? नहीं। यूरेनस हमारे जीवन में बहुत सी मैटर और भी उसके क्या कहते हैं, अधीन है। ये है क्या? सबसे पहले यूरेनस के बारे में या हर्शेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विलियम हर्शेल 1781 में इस ग्रह को खोज निकाले थे। ये हर्शेल जो ग्रह है, ये थर्ड जो जर्ज
जो राजा थे, थर्ड जॉर्ज, तीसरा जॉर्ज, उनको सम्मान दिखाने के लिए इनका नाम लिखा गया था ज्यूरोजियम सीडस। यही बात में यूरेनस रखा गया, क्योंकि यूरेनस ग्रीक लोगों का आकाश तत्व की देवता है, यूरेनस। बंगाल में एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर थे जिनका नाम था राधा वल्लभ ज्योतिष तीर्थ। उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था करण वल्लभ। उसमें ये जो अभी हम लोग जो थर थर देखे होंगे, वज्र विद्युत का देवता जिसको बोला जाता है, इन्होंने ये थर, हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है उसको, इंद्र, वज्र और माने बादल का जो देवता है, करण वल्लभ नामक जो किताब है उसमें इन्होंने ये जो राधा वल्लभ ज्योतिष तीर्थ थे, उन्होंने इसको लिखा था वज्र विद्युत सृष्टिकर्ता। यानी जो वज्र और विद्युत की सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, वो देवता कौन थे? इंद्र। उन्हीं के अनुसार इसका नाम किया गया था। इसलिए हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस को इंद्र के नाम से माना गया, इंद्र इनका नामकरण किया गया। इनका स्वरूप कैसा है? बहुत समझने की बात बता रहा हूं। ये पतले दुबले, लेकिन इनका गठन बहुत सुंदर होता है, बृहद। इनके आईज बहुत ग्लैमरस था। इनका काम क्या है? ये आविष्कारक है। शायद इससे पहले एक बार मैंने किसी का कुंडली देख रहा था, आप लोग उसमें उस दिन क्लास में थे। वो क्लास मैंने कभी यूट्यूब में दिया नहीं था और ना ही दूंगा उसको। मैंने उस दिन बोला था कि पीएचडी करने के लिए यूरेनस के सपोर्ट बहुत जरूरी है। यूरेनस वो ग्रह है जो आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या प्रेरित करते हैं एक दूसरे को। अगर यूरेनस की प्रॉपरली उनकी मदद ना मिले 9-12 में, तो वो व्यक्ति पीएचडी कर ही नहीं सकता। मैंने उस दिन बताया था। इंजीनियरिंग, यंत्र शिल्प, उसकी अगर उद्भावना करना हो, उसके आविष्कार करना हो, उसके इन्वेंशन करना हो, यूरेनस की सपोर्ट जरूरी है। फिजिक्स का जो शोधकर्ता, पदार्थ विद्या, फिजिक्स, उनके जो शोध करने वाले बृहत तरह व्यक्ति होते हैं, जो नए नए इन्वेंशंस करते हैं फिजिक्स में, उनके कुंडली में यूरेनस बहुत एक अच्छा जगह लेके रखता है। यूरेनस के बिना सपोर्ट का उनको पदार्थ विद्या में या फिजिक्स में सफलता नहीं मिल पाएंगे।
नहीं मिल पाते। हम जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी केतु, मार्करी और बृहस्पति का कारक मानते हैं ना एस्ट्रोलॉजी को। लेकिन यूरेनस आपको सपोर्ट ना करे तो आप गुज्ज विद्या का विशारद नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते हैं। ज्योतिर्विद बनना, ज्योतिषी बनना बिना यूरेनस के सपोर्ट हो ही नहीं सकता है। आपके 5-9 का कनेक्शन यूरेनस के साथ होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आप एक अच्छे रेमेडीज दे सकते हैं, लोगों की समस्याओं को सुलझा सकेंगे। यूरेनस है कौन? मैंने इनका अभी जीव देह में और रोगों में इनका मतलब वर्णन किया। वो आजाद पसंद इंसान होंगे। आजाद पसंद इंसान को कभी भी मिर्गी नहीं होगा। उनके अगर यूरेनस मेलिफिक में है तभी मिर्गी होगा, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं। कोई भी सडनली अगर कोई विपत्ति इंसान को छूता है तो वो यूरेनस है। थोड़ा और चलिए थोड़ा बहुत और डिस्कस करता हूँ। आजकल एक बहुत बड़ी बात चलती है, जिहाद। ये जिहाद जो है ना, वो मेलिफिक यूरेनस है। वो पाप पीड़ित यूरेनस, यानी जितने भी आतंकवादी होते हैं वो पाप पीड़ित यूरेनस से ग्रसित होते हैं। पाप पीड़ित यूरेनस अगर ना हो तो जिहाद लैंग्वेज ही नहीं आएगा। हम जैसे साधारण इंसान के लिए जिहाद दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। लेकिन लोग ऐसे भी हैं ना जो जिहाद के चक्कर में अपना प्राण भी विसर्जन दे देते हैं, प्राण भी गवा देते हैं। वो मैलिफिक यूरेनस है। ये अगर बहुत अच्छा हो जाए, यूरेनस प्लैनेट अगर बहुत अच्छा हो जाए, यानी शुभ दृष्टि के अधीन हो, अच्छे भावों को सम्मिलित करे, तो ये बिल्कुल एक अच्छा बुध का जितनी भी प्रासंगिकता होगी, यानी बुध के प्रसंग में जितनी भी बातें मैंने कही हुई है वो सारे बातें इसमें लागू होती हैं। लेकिन पाप पीड़ित यूरेनस बहुत घातक है, खुद को मार देता है। इसके मेंटल हेल्थ इतना पुअर होता है, इतना पुअर होता है। पुअर, POOR, पुअर। मैं प्योर की बात नहीं कर रहा हूँ, पुअर की बात कर रहा हूँ। यूरेनस अगर बहुत ज्यादा मैलिफिक हो जाए तो इनकी मेंटल हेल्थ बहुत पुअर होता है। अगर मेंटल हेल्थ पुअर नहीं होगा तो कोई खुद को क्यों जलाना चाहेगा, खुद को क्यों बम ब्लास्ट में डालना चाहेगा। ये जितने ह्यूमन बॉम्बिंग होता है, यानी अपने आप को ब्लास्ट करवा के
लोगों को मारने की जो इच्छा होती है वो ये फालतू वाला यूरेनस है। आप इनको देख के ही समझ सकते हैं। इनके एक्चुअली होता क्या है, इनके फेफड़ों की गति इतनी धीमी होती है, ये लोग जानते हैं कि मैं मर जाऊंगा, चलो इसी में मार के दूसरे को मार के मरता हूं। इनके इतने ज्यादा रोगग्रसित होते हैं ये, कैंसर जैसा बहुत बड़ा रोग यूरेनस देता है, मैलिफिक यूरेनस। इसलिए इनके लिए, इनको तो पहले से ही मालूम होता है ना कि हम मर जाएंगे, चलो लोग तो मार के कुछ अपने फैमिली को दे देते हैं। इनको ना, इनके मतलब इनको आसानी से वश किया जा सकता है। जितने भी आतंकवादी जो गुर्गे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ये मैलिफिक यूरेनस को जल्दी ही अपने अधीन कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। मैलिफिक यूरेनस को पता होता है आज नहीं तो कल हमें मरना ही है। ये है सबसे खराब चीज यूरेनस का। नेपच्यून, यूरेनस के बारे में बता दिया हूं। अब चलिए नेपच्यून के बारे में बात करते हैं। नेपच्यून जो प्लैनेट है वो 1846 में यूरोप का एक, एग्जैक्टली नाम अभी याद नहीं है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। अ, उन्होंने, यूरोप का एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इन इस ग्रह को खोजा था 1846 में। एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं है अभी, गूगल कर लेना समझ में आ जाएगा। ये हमारी बंगाल की, जो मैंने आपको ये बोला था, क्या बोलते हैं, जो ज्योतिषी की बात किए थे इससे पहले, करण वल्लभ ग्रंथ में, किताब में, उन्होंने राधा वल्लभ जी, राधा वल्लभ ज्योतिष तीर्थ जी, उन्होंने इसका नाम रखा था अ, वरुण, वरुण। उसके बाद ये वरुण के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था। नेपच्यून का जो अपना स्व क्षेत्र है वो है मीन राशि, और इसका मूल त्रिकोण या तुंग स्थान जिसको बोलते हैं वो है कर्क। मूल त्रिकोण माना गया है कर्क। कर्क कौन सा? चलायमान जलराशि, चर जलराशि। और मीन कौन सा है? वो भी वाटरी मेटेरियल से, लेकिन वो स्थिर है, वो स्थिर। इसका स्वरूप कैसा है? ये भी वैसे ही माने, क्या बोलते हैं आपका, जैसे यूरेनस के बारे में बोला था वैसे ही ये पतला, लंबा। इसका भी जो शरीर का उज्ज्वलता है वो, देह कांति बहुत अच्छा है इसका, देखने से मतलब साहेब साहब जैसा लगता है। इसकी जो दृष्टि होती है, इसकी जो आंखें हैं, वो जादूगर का जैसा आंख होता है। इसके एक बार इसके आंख में आप आंख डालकर देख लेंगे तो आप सम्मोहित हो जाएंगे तुरंत ही।
ये लोग ना बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिस्ट, जो मन को समझते हैं, या मन को समझने के बाद जिनको सम्मोहित करने की जो ताकतें मिलती है, वो नेपच्यून है। इनके पूरे चरित्र रहस्यमयी होता है, बहुत ज्यादा। कामुकता या कामोज आकर्षण इनका मूल ध्येय होता है। इनके पास पेशेंस नहीं होता। ये हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्यहीन घूमते रहना नेपच्यून का सबसे बड़ा चरित्र है। इसीलिए ये लोग ना क्या होते हैं, स्पाई का काम करते हैं। स्पाई, जो लोग गुप्तचर, दिखाता हूँ थोड़ी देर में ही दिखाऊं। यानी इनकी जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारी सारे के सारे देखिएगा, इनका मेंटल हेल्थ का बीमारी यूरेनस के, सॉरी, नेपच्यून के अंदर आता है। जैसे अस्थिरता, टेंशन, चिंतन, मानसिक विषाद। फिजिकल का एक ही बीमारी नेपच्यून के अंदर आता है, वो है श्वेत कुष्ठ। मैंने आपको इससे पहले महाकुष्ठ के बारे में बताया था। उसमें से श्वेत कुष्ठ एक महाकुष्ठ का ही हिस्सा है, एक अंग है। महाकुष्ठ का, ये श्वेती बोलते हैं नॉर्मली हमारे आम तौर पे लैंग्वेज में। ल्यूकोडर्मा अंग्रेजी में बोलते हैं विटिलिगो। ल्यूकोडर्मा ऑब्लिक विटिलिगो। ये श्वेत श्वेत कुष्ठ जो है, इसका मूल बीमारी है। प्लूटो बहुत बड़ा, हद से ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला प्लैनेट। प्लूटो जिस घर में बैठता है, जैसे यहाँ पे देखिए प्लूटो कहाँ बैठा है, हम आपको दिखाते हैं। इस कुंडली में देखिए प्लूटो कैप्रिकॉर्न में बैठा है। यहाँ पे प्लूटो कहाँ बैठा है, कैप्रिकॉर्न का मतलब मकर राशि का 6 डिग्री 56 मिनट 41.48 डिग्री में। 6 डिग्री 56 मिनट में ही आप मान लीजिए। यानी ये जहां पे बैठता है, ये मकर, मकर है ये वाला, जहां पे बैठता है ये जगह को खत्म कर देता है। इस ये एटम बम से भी खतरनाक है। ये घर को ये खत्म कर देता है। कालपुरुष की दृष्टि में अगर देखें, तो ये होता है कर्मस्थान। इस व्यक्ति का कर्मस्थान खत्म है। इसका ये जो कुंडली अभी हमने खोला हुआ है, ये तुला राशि वाला है। तुला लगन का, सॉरी, राशि मैंने बोल दिया गलती से। तुला लगन का है। तुला लगन, दूसरा भाव, तीसरा भाव जो है
वृश्चिक का 29 डिग्री, धनु उसी के अंदर है, चौथा भाव है मकर का 1 डिग्री समथिंग, 1 डिग्री समथिंग में ऊपर उठा है। यानी ये इसका चौथा भाव है, चौथा भाव इसका खत्म, इसको कभी भी माँ का सुख नहीं मिलेगा। हार्ट का बीमारी आना ही है। प्लूटो जहां बैठता है उस घर को ध्वंस कर देता है, ध्वंस, विनाश कर देता है। अब मैं क्या बोलूं, माने इसकी ऐसी अवस्था होती है ना, इस माने इसका कोई नियम नहीं चलता। कुछ भी नहीं चलता। बाकियों का तो नियम चलता है, प्लूटो का कोई नियम नहीं चलता। प्लूटो का एक ही बात होता है कि जहां ये बैठेगा शरीर का वो हिस्सा और वो भाव वो पगला कर देगा। जैसे इसमें इस कुंडली में अभी जो मुहूर्त चार्ट मैंने खुला हुआ है, इस मुहूर्त चार्ट में देखिए, ये कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि, वो इसका चौथा भाव है। चौथा भाव का अब जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है आप समझ लीजिए, वो सारे प्रॉब्लम प्लूटो दिया। माँ के साथ रिलेशन खत्म, सांस लेने में तकलीफ, हार्ट का प्रॉब्लम, फेफड़ा का प्रॉब्लम, ये बार बार इसको पूरे जीवन भर में इसको सताते रहेगा जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती। यूरेनस में फिर भी रेमेडीज हो पाता है, नेपच्यून में रेमेडीज हो पाता है, बट प्लूटो का कोई रेमेडी नहीं है। इसीलिए हमारे जितने पूर्वज एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, उन्होंने इनको ना छोड़ दिए हैं। लेकिन छोड़ने से तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में और इन डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि अगले क्लास में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को कंप्लीट कर दूं, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। तो बस इतना याद रखिए, प्लूटो जिस घर में बैठता है वो घर खत्म, पूरी तरह से। आप लोग भी जब एस्ट्रोलॉजर बनकर लोगों की कुंडली एनालिसिस करेंगे, आप लोग भी कुछ हद तक कोशिश करना, जहां तक हो सकता है, कि ये जो आउटर प्लैनेट जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा होता नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आने वाले एडवांस क्लासेस में, अगर आप लोग मेरे साथ रहो तो, पढ़ो तो, ये यूरेनस प्लूटो और नेपच्यून के बारे में और भी बहुत ज्यादा बातें मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ।
देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसमें एक छोटी सी चीज देखिए आप। यूरेनस कहाँ है? एरीस में। एरीस में। यूरेनस के जितने भी प्रभाव मैंने बताया, वो इसके ये दोनों भाव में आएगा। भले ये 8वां हाउस एरीस का 29 डिग्री 40 मिनट 42 सेकंड में आया, लेकिन प्रभाव उतना ही रहेगा। और पूरे एरीस राशि ये 8वां भाव में है यूरेनस का। यूरेनस एरीस का 25 डिग्री 18 मिनट 38 38.23 सेकंड में है। यानी ये पूरा का पूरा 8वां भाव